चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 3, इसमें डाउट है। मैं दोनों का कंबाइन डाउट साथ में ले रहा हूं, तो सीरियल वाइज कोशिश करूंगा ले ले। अगर किसी का नंबर छूटेगा तो मुझे रोक देगा वो। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लॉट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए वायर एट 3 डिफरेंट टाइम। ठीक है, प्लॉट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ करंट एट 3 डिफरेंट टाइम। देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 से लेकर के 2 तक बिल्कुल कांस्टेंट करंट है। 2 के बाद में फिर करंट आपका 2 से 3 तक अगेन कांस्टेंट है, और 3 के बाद में 5 से लगातार ये गिर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम इज। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो चार्ज किस में फ्लो कर रहा है, वायर में फ्लो कर रहा है ना, यहां तक है ना। ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर एट डिफरेंट टाइम्स इज। तो ये आपका टाइम दे दिया गया है, ये आपका करंट दे दी गई है। अब आपको इसको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्यू इंटू टी होता है ना। Q इक्वल टू क्यू इंटू टी होता है। तो सबसे पहले 0 से 2 तक के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 0 से 2 के बीच में कितना फ्लो करेगा, तो टाइम इंटू करंट। तो टाइम 1 यूनिट, यहाँ पे एक जो भी यूनिट होगा यहाँ पे 1 है, और करंट टाइम 2 है। करंट 1 टाइम 2, तो इस सेक्शन में 2 इंटू 1 चार्ज फ्लो कर रहा है, यूनिट चार्ज। मैं अभी यूनिट नहीं दिया है इसमें ना, तो हम उसको खाली यूनिट मान लेंगे, किसी भी यूनिट में होगा, क्योंकि सबका सेम यूनिट होगा। रेशियो निकालना है तो अपने आप को कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले में आते हैं, तो इसमें देखें 2 से 3 टाइम 1 हो जाएगा, और करंट 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसमें देखें तो टाइम 3 से 5 2 हो गया, टाइम 2 हो गया, लेकिन करंट कितनी होगी, तो करंट 2 से लेकर के 0 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, करंट 2 से लेकर के 0 हो जा रही है ना। तो जब हमको डायरेक्ट कुछ ना मिले क्या करते हैं, तो इसका हम एवरेज वैल्यू यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, एवरेज। दो तरीके से करेंगे इसको, एवरेज वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट की, 2 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम है, तो 2 इंटू 2 प्लस 0/2 है ना, एवरेज वैल्यू 2/2 हो जाएगी ये। दूसरा तरीका क्या था कि इसमें कितना चार्ज होगा, ये एरिया इसका हो जाएगा, इसका एरिया। इसमें कितना चार्ज होगा वो इसका एरिया हो जाएगा, और इसमें कितना चार्ज होगा वो इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया में निकालते तो भी आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल जाता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये आपका ट्रायंगल, तो बेस इंटू हाइट 1/2 मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके का आपको चार्ज 2 मिल गया, 2 मिल गया, और यहाँ पे आपका 1/2 2 कैंसिल होकर के 2 मिल गया, तो 2 यूनिट मिल गया चार्ज। 2 से डिवाइड कर दो तो 1:1:1 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, ध्यान रखना Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई आपका y एक्सिस पे, टी आपका x एक्सिस पे। तो आई टी के बीच का बना जो ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो Q को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, खास तौर पे जब इस तरीके के सेगमेंट का आपको निकालना पड़े तो। ठीक है, कई बार एवरेज बच्चे को समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता कि करंट की वैल्यू क्या ले यहाँ पे, तो एवरेज नहीं आता। तो अगर ये टेक्निक पता है तो आप इजीली जो है इसको निकाल के बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1:1:1 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब हो गया कि ये आपके टर्मोन के साथ साथ में जीमेंस में भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में जो नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 11 12 13। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, देखते हैं क्या डाउट है। इफ an ammeter in the given circuit shown in the diagram reads 2 ampere, तो एम्पियर इसमें कितना कर रहा है, ये 2 एम्पियर, यानी करंट जो रीड कर रहा है ये यहाँ पे वो 2 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है। ये वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। दी रेजिस्टेंस आर इज, अब आपको सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो क्वेश्चन डाउट में नहीं आना चाहिए था साथी। देखो क्या होता है, आपको इसका टोटल वोल्टेज दिया हुआ है सेल का, और आपको पता है, पता क्या है आपके पास में, देखो ये 2 एम्पियर की रीडिंग है ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो, क्या करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। तो इसमें करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की करंट जा रही है। कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो, सपोज करते हैं हम इस डायरेक्शन को चूज करते हैं, है ना। तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस जा रहा है, तो ये आपका माइनस आई आर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी -4। यहाँ पे आर पड़ रहा है, आर पड़ेगा तो ये हो जाएगा -2R, और ये जाकर के ये देखो प्लस माइनस प्लस पड़ रहा है, अपोजिट पड़ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में सिस्टम में ये आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -4 नंबर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -4 -2R एंड +6 वोल्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखें तो ये -2R + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2R इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो R इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 ओम बन जाएगा, ठीक है। किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। वोल्टेज लॉ क्या कहता है रेजिस्टेंस के लिए, अगर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, -IR हो जाता है। और उसके रास्ते में चलते हुए अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आए, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आए, इस तरीके से निगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो ये वैल्यू जो होती है पॉजिटिव ले लेते हैं हम, ठीक है। सर्किट में एडअप हो जाता है ये, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। क्वेश्चन 1 ओम, तो ऑप्शन A1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म 1 के लिए। क्वेश्चन 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है डाउट में। क्वेश्चन नंबर 15 है द टेम्परेचर T डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा करने वाली चीज नहीं बची है हमारे पास में। जिसको भी पता है, सबको पता है कि जब हम पढ़ते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर डायोड यानी कि सेमी कंडक्टर पढ़ा था, तो हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखी थी वहां पे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है कम होती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम होती है, कम कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली कम होती है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कम होने वाला है, वो आपका ग्राफ नंबर C है, ठीक है। नहीं याद है तो फिर से नोट कर लो कि दी रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ओके। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आपको रिपीट करके पढ़ना चाहिए था, मिल जाता। क्लास नोट्स आपको रिवाइज करना चाहिए। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू। अभी तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, यहाँ पे डाउट बन नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है।
पावर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ, पावर दिया हुआ है 100 वाट, और टाइम आपको दी हुई है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब हो जाता है 120 सेकेंड, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस कितना होता है, P इंटू टी होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस P इंटू टी। पावर का मतलब होता है पर यूनिट टाइम कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, या पर यूनिट टाइम वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क या हीट मिल जाएगा आपको, इसको क्यू भी लिखते हैं। तो Q इक्वल टू एच या पी टी, पावर दिया है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 10 टू पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 12 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, 12 किलो जूल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में हमारा अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपका डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 22 23 हो गए, 24 24 के बाद में 25। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे क्वेश्चन को पहले भी किया हुआ है, दो सेल को जोड़ दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो कंसीडर फर्स्ट टू सेल्स इन अ सीरीज एज शोन इन फिगर। First two cell in series as shown in figure. The potential difference between the terminals A and C of the combination is, A और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा अपने को, इस तरीके से ए और सी, यानी इन दोनों सेल का जो है रिजल्टेंट, इन दोनों सेल का रिजल्टेंट ईएमएफ अपने आप को निकालना पड़ेगा। करंट इसमें आई है तो रिजल्टेंट कितना होगा, ध्यान रखना कि यहाँ पे R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IR1 इसमें होगा और IR2 इसमें होगा। तो ठीक है, ये सेल है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पड़ रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों सेल में होगा, तो E माइनस आई आर ये हो जाएगा आपका B, है ना, जो एक्चुअल पोटेंशियल इसका होगा। अब दोनों चूंकि सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, दोनों एडअप हो जाएगा। तो दोनों एडअप होगा तो कितना होगा, E माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस IR2, है ना। इसको साथ में ले लें तो ये बन जाएगा E1 प्लस E2 माइनस आई कर लें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 को E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 अपने पास इक्विवेलेंट माइनस आई, और ये देखो सीरीज के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोई बच्चा होशियार हो तो इसको देखता भी नहीं, इसको आंसर डायरेक्ट मानता, B इक्वल टू E माइनस आई R होता है। ठीक है, B इक्वल टू E माइनस आई आर। सेल कॉम्बिनेशन था, सीरीज में था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पैरेलल में होते तो प्रॉब्लम आती, इसलिए हम तरीके से करके ही करेंगे इसको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यस, हाँ जी। ठीक है, 25 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशन करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R कैन बी इंक्रीज बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी ऑफ EMF E2।
अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंडीशन को ड्राइव किया हुआ था, और ये कंडीशन अपना आता था ई आर ग्रेटर देन जो डिजायर्ड पोटेंशियल प्लस आर होता था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए था। देखते हैं ऑप्शन क्या है, जो होता था कंडीशन अपना वो हो जाता था। ऑप्शन देखते हैं एक बार। E2 है, ये E1 E2 दिया हुआ है अपने पास में, इसको ड्रॉप करना है। दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R1 दिया हुआ है, द इंटरनल ऑफ द टू बैटरीज आर R1 एंड R2 दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो कंडीशन होती थी अपनी वो होती थी E1 R2, ये ग्रेटर हो जाता था E2 R प्लस R1 से शॉर्ट सर्किट होने के लिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने के लिए ये कंडीशंस अपने पास में आती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे। तो देखो E1 प्लस E2 टोटल पोटेंशियल है आपके अपने पास में, R1 R2 R ये टोटल रेजिस्टेंस है, R1 प्लस R2 प्लस R ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में, और E1 प्लस E2 ये टोटल पोटेंशियल है। तो B बाई R जो होता है, ठीक है, क्या हो जाता है B बाई R, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है, B बाई आर, ये टोटल करंट हो जाता था, यहां से निकल जाएगा। सपोज दिस इज I1, सपोज दिस इज I1, एंड इन नेक्स्ट केस या इन अदर केस जब आपके पास में सिर्फ R1 रेजिस्टेंस और R बचे आपके पास में, तो उस सिचुएशन में जो करंट होती थी I2 कितनी हो जाएगी, वो बचेगी E1 अपान R प्लस R2, R प्लस R1। क्या करना है, E2 को शॉर्ट सर्किट करना है, क्या करना है, E2 को शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो पोटेंशियल कितना बचेगा, E1 बचेगा, रेजिस्टेंस कितना बचेगा, R1 और R बचेगा। उस सिचुएशन में करंट कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी। अब शॉर्ट सर्किट होने के लिए जरूरी है कि I2 मस्ट बी ग्रेटर देन I1 हो। इस कंडीशन को लाके यहाँ पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपना यही कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन अपने पास दिया है, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, E1 R2 ग्रेटर देन होता है, E1 R2 ग्रेटर देन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, E1 R2 ग्रेटर देन यहाँ पे दिया हुआ, डी ऑप्शन दिया हुआ आपको। ठीक है, आगे बढ़े। 27 के Yes, sir. बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29, क्वेश्चन नंबर 30। 5 conductors are meeting at a point X as shown in the figure. What is the value of current in fifth conductor? ये तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। क्या है ये, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। किसी भी पॉइंट पे जो आने वाली करंट्स होती हैं वो जाने वाली करंट्स के इक्वल होता है। ये अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पॉइंट जो होता है वो जीरो होता है। तो आने वाली करंट इस पॉइंट पे कौन कौन सी, 4 प्लस 5 है ना, तो 4 प्लस 5 आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट कितनी है, 3 प्लस 5 प्लस इसको मान लो आई है, आई निकालना है, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 8 प्लस आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, है ना, आई इक्वल टू आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब जो डायरेक्शन हमने चूज किया है वो सही डायरेक्शन है, तो ये इधर ही जाएगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अबे फ्रॉम एक्स। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भाई तभी ये किसका डाउट था, क्वेश्चन नंबर 30 किसका डाउट था बेटा,
लावण्या नहीं, साची का डाउट है, साची का डाउट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बेटा साची, रिवीजन नहीं किया बिल्कुल? 30 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी सर, 30 नहीं है मेरा, गलती से हो गया होगा। 30 तो आता था सर। 30 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 31 हो गया, ये 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36, 37, 37 का 38। ठीक है। The figure below shown as 2 volt potentiometer used for determination of internal resistance of a 2.5 volt cell। ठीक है, 2.5 वोल्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपान L2 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये R बाई R से आया हुआ है, L1 माइनस L2 बाई L2 से आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से आया हुआ है ये, इसी को सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दिया हमने, बाकी कुछ है नहीं ये। ठीक है, डायरेक्ट वेट स्टोन ब्रिज बन जाएगा आपका, उसी से आ गया है। बैटरी लगी है, बैटरी से कोई लेना देना नहीं है अपने आप को। ठीक है, ये बैटरी है, ये यहाँ पे पुटअप कर रहा है और देख रहा है, तो क्या कर रहा है देखो, द बैलेंस पॉइंट ऑफ दिस सेल इन द ओपन सर्किट इज 75 cm। कितना है? L1 की वैल्यू है 75 cm। When a resistor of 10 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shift to 65 cm। L2 आपका कितना हो गया है? 65 cm हो गया है। ठीक है, और आपको R निकालना है, स्मॉल r। कैपिटल R आपको दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? 10 ओम। ठीक है, फार्मूले में पुटअप करो, फटाफट सॉल्व कर लो। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 10 75 बाई 65 माइनस 1, ये 10 हो जाएगा। 65 10 करेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, अपान 65 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.54, 1.54 तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओके। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप एक्सपेरिमेंट भी यूज करते रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में 38 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है आपका डाउट। 38, 40, 43, 44, 45, 46। Which of the following statement is correct when power delivered by a battery is maximum? जब बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करेगी तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखो क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा हुआ था, जब पढ़ रहे थे तो ड्राइव किया था।
जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता था तो अपने को मैक्सिमम पावर मिलता था। ठीक है, ओके। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी को निकालना है तो डीपी बाई डी आर करके निकाल लेगा, वो उसको इक्वल टू 0 कर लेगा। ठीक है, और 0 करके स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, डीपी बाई डी आर इक्वल टू 0 कर लेगा और उसको जो है 0 करके इक्वल स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन निकाल लेगा, तो आर इक्वल टू आर आ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो क्लास का नोट्स ओपन करके आप उसको रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हैं। 46 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 48। 48 थोड़ा नहीं क्वेश्चन होता है, कम ही हम लोग यूज करते हैं, कम ही यूज करते हो हैं। हाँ, हो गया। हाँ हाँ जी सर, ये तो थ्योरी सही है। अच्छा, 48 आप ही का डाउट था। फोर्टी एट, ओके, तो 48 हो गया है। 48 48 के बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 49। सेमीकंडक्टर वाला मिल गया होगा तो उससे मैच हो गया पूरा। ठीक है, 49 एसर्शन रीजन स्टार्ट होगा तो बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, 49 में दिया हुआ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखो क्या दिया है। A wire carrying an electrical current has no electric field inside it. A wire carrying an electrical current has no electric field inside it. तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए वही था, बी वही है जो सही हो इसलिए लेना, और ए में ट्रू और आर फॉल्स और डी में दोनों फॉल्स हो। तो ए वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, ये तो बहुत सही बात लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ देयर इज नो नेट चार्ज ऑन दी वायर। ठीक है, कोई नेट चार्ज वायर में नहीं होता है इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट तो ट्रू है। Rate of flow of electron in one direction is equal to rate of flow of proton in opposite direction. नहीं, ये तो इस रीजन नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, प्रोटॉन तो फ्लो नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या गैस में जो है ये सिचुएशन होती है, लेकिन सॉलिड में तो ऐसा होता नहीं है और करंट तो सॉलिड वायर में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता गैस या लिक्विड करके लिखा होता तब तो एक बार मानते कि हाँ सही हो सकता है, क्योंकि गैस में ऐसा होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस कंडक्टर जो होते हैं उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वन डायरेक्शन वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पे तरीके का आयोनाइजेशन हो जाता है। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो रहा होता तो वायर आपका कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाता है ना। चलिए, तो ये आपका सही है, ये गलत है, जिस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 के बाद में नेक्स्ट डाउट है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है। असर्शन दिया हुआ है मैग्नीन, मैग्नीन याद है ना, वायर वगैरह बनाते हैं, एंड कांस्टेंटन आर वाइडली यूज्ड इन स्टैंडर्ड रजिस्टर। ठीक है, सही बात लिखा है, बहुत सही बात लिखा है, यूज करते हैं मैग्नीन हम, और कांस्टेंटन भी यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो रीजन देखते हैं क्या लिखा है,
For Magnin and Constantin resistance values would change very little with the temperature. तो ये भी सही दिया हुआ है, तो T भी सही है, T भी सही है, यानी A और R दोनों सही है, और जो R है वो A को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। 53 के बाद में नेक्स्ट डाउट है 54। 54 है, इसमें आपका असर्शन है, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, drift velocity and resistance both will increase at a section where cross section area is low या loss। ठीक है, सही बात लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज करेगा, सही बात लिखा हुआ है। क्यों करेगा ये? क्योंकि बीडी का जो फार्मूला होता है उसमें अगर ध्यान से देखें तो I अपान NEA न्यू होता है ना, न्यू पढ़ते थे, I बाई न्यू। ठीक है, NEW तो कुछ होता नहीं, उसको ए लिखते थे। ठीक है, ए आपका कम हो जाएगा तो ये आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस है उसको देखें, R इक्वल टू रो L बाई ए हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो करंट डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, बहुत विल इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, R इक्वल टू रो L बाई ए कम होगा तो ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, ये ट्रू लिखा है। करंट डेंसिटी एट सच सेक्शन इज मोर व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस, ये बात भी सही लिखी हुई है, क्योंकि J प्रोपोर्शनल टू I बाई ए होता है। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डिवाइड बाई एरिया, एरिया कम तो ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, किसी का किसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जे कम है ज्यादा है वो एक फैक्चुअल पॉइंट है, एक डेटा है, डेंसिटी है। ठीक है, जो आई और ए में रिलेशन बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि बीडी और आर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जे का। ठीक है बेटा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में जो नेक्स्ट डाउट है अपना 53, 54 के बाद में 56 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 56 है अपना डाउट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है, assertion the average time of collision tau decreases with increasing temperature। अब देखो, इसको जो हम लोग रेजिस्टेंस वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो आपका एवरेज टाइम कोलिजन का टाउ डिक्रीज कर जाता था, और आर और टाउ का जो रिलेशन था उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाता था, है ना। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, तो कोलिजन टाइम डिक्रीज कर जाएगा, तो ये बात तो सही लिखी हुई है। एट इंक्रीज टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ करंट इंक्रीजेस, देखो वही बात लिखी है, स्पीड इंक्रीज लिखी हुई है, ये भी टी लिखा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में नेक्स्ट डाउट है अपना 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 में है अपना क्वेश्चन है, assertion है, bulb generally get fused when they are switched on or off। ये बात तो सही है, आप बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके से एक्सट्रीम फ्लो ऑफ करंट बार बार होता है, तो हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग होता है,
तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात सही लिखी हुई है 58 की। ठीक है, आप जब कूल उसको ऑन आप करते हो तो उसमें जो है करंट इरेगुलर हो जाती है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इसलिए हीटिंग, जब करंट आती है तो हीटिंग होता है, करंट बंद कर दिया तो कूलिंग होने लगता है, तो हीटिंग कूलिंग, इसलिए वो जो होता है फिलामेंट तो ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए बल्ब को या तो लगातार चलाओ या बंद करो, तो उसको बंद ही कर दो, लगातार उसको ऑन ऑफ नहीं किया जाता बल्ब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें रीजन क्या दिया, व्हेन वी स्विच ऑन और ऑफ ए सर्किट करंट चेंजेस इट रैपिडली। ये भी बात सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद में क्वेश्चन नंबर 61 है अपना डाउट। क्वेश्चन नंबर 61 सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 अपना डाउट है, ये दिया है, इन दी increasing range of temperature 300 to 400 Kelvin, the resistance of copper and silicon respectively। अब देखो बेटा, ये मेटल है और एक आपका है क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है। तो मेटल तो ओमिक मटेरियल हो जाएगा, ओमिक मटेरियल हो जाएगा तो लिनियरली इंक्रीज करेगा, है ना, क्या हो जाएगा, ओमिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिनियरली इंक्रीज करेगा, और इसके लिए ये आपका सेमीकंडक्टर हो जाता है, तो इसके लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अभी पीछे हमने इसका ग्राफ देखा था सेमीकंडक्टर का, है ना, सेमीकंडक्टर याद है। ठीक है, यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, नहीं इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई लिखना चाहे तो फार्मूला हम लोगों ने देखा भी था, आप लिखना चाहो फिर से लिख लो। जो डेंसिटी सी होती है वो होता है कांस्टेंट सी ई पावर माइनस ई एल अपान 2kT। ये टी ई पावर माइनस टी हो जाता है, इसलिए इसको इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज करता जाता है ये। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है ये। ठीक है, ठीक है, ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, 61 के बाद में क्वेश्चन नंबर 80 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। The value of x when the Wheatstone network is balanced, if R1 equal to this, R2 equal to this, R, इसमें तो कुछ करना ही नहीं बेटा, है तो सिंपली Wheatstone दिया हुआ, आप कंडीशन होता है Wheatstone ब्रिज का, क्या कंडीशन होता है, R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4, R1 R2 R3 R4 की वैल्यू दी हुई, रख करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, R1 आपको 500 दिया हुआ है तो 500 हो गया, R2 आपको 800 दिया तो 800 हो गया, ये आपको कितना दिया हुआ x प्लस 400, तो ये x प्लस 400 हो गया, और ये आपको दिया हुआ 1000। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से इसके दोनों जीरो काट दो, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये 5000 डिवाइड बाई 8 हो गया इक्वल टू x प्लस 400 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5000 इक्वल टू 8x प्लस 3200, इसको इधर लाओ माइनस करो, ये आपका 1800 इक्वल टू 8x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1800 बाई 8 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 25, तो 225 ओम हो जाएगा, 225 ओम आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दी हुई है आपको, R1 दिया है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ, R4 दिया हुआ है। ठीक है, ये भाई ये कर लो, ये भाई ये कर लो, या इसको रिवर्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। R2 बाई R1, R4 बाई R3 कर लो, या R1 बाई R2, R3 बाई R4 कर लो, दोनों में से कोई इशू नहीं है। हम जो रूटीन प्रैक्टिस करते थे उससे बस खाली इसको ऊपर नीचे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिस्कशन ओवर हुआ। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 का आंसर, है ना। चैप्टर नंबर 4 का जो आंसर है वो चेक करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आंसर बोल देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लो, और जो भी डाउट होगा उसको मेंशन कर लो। ठीक है, चलिए आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए, 3C, 4D, 5A, 6C, 7B, 8B, 9D, 10D, 11D, 12A, 13B, 14A, 15D, 16A, 17C, 18A, 19B, 20D। रिपीट करें या हो गया? हो गया सर। ओके, 21D, 22C, 23A, 24A, 25A, 26D, 27D, 28B, 29C, 30B, 31A, 32C, 33B, 34D, 35D, 36A, 37A, 38A, 39C, 40A, 41A, 42D। हो गया? यस सर। सर एक बार 26 का रिपीट कर दो। 26 का डी है। ठीक है, और कोई? नहीं सर, बस। फोर्टी फोर बी, 45A,
46A, 47D, 48C, 49C, 50A, 51B, 52B, 53C, 54C, 55B, 56C, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. 57B, 58C, 59D, 60C, 61D, 62C, 63C, 64B, 65D, 66C, 67D, 68C, 69A, 70B, 71D, 72D, 73D, 74B, 74B, 75D, 76B, ठीक है, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब दोनों लोग अपना अपना कैलकुलेट करके बताओ किसका कितना सही और कितना गलत आया।